हेलो एंड वेलकम टू प्रेप मित्र। दोस्तों, आज हम यहाँ पे एक शानदार टॉपिक के साथ हाजिर हैं। जैसा कि हम डिटर्मिनेंट की सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसमें आता है हमारे पास क्रैमर रूल। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हमें लीनियर इक्वेशन बहुत सारे जगहों पे हमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती हैं, जिसमें कि हमारे लीनियर इक्वेशन किन्हें कहते हैं, ये है जी लीनियर इक्वेशन। और हमें क्या करना पड़ता है इन लीनियर इक्वेशन में, जो ये वेरिएबल हैं, जैसे यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन है, ये इसमें तीन वेरिएबल है, एक्स वाई जेड। इनकी वैल्यू निकालनी है, जो कि इन तीनों इक्वेशन में क्या करे, इनकी वैल्यू को फुलफिल कर दे। ये D1 D2 D3 क्या कहलाते हैं, ये कांस्टेंट कहलाते हैं, जो इस तरफ होता है। तो हमें इस प्रकार की बहुत सारी क्या आती हैं, कंडीशन आती हैं, जब हमारे पास इस प्रकार की लीनियर इक्वेशन बनती है, और हमें क्या करना पड़ता है, जो वेरिएबल रहते हैं उसमें उनकी वैल्यू को निकालना पड़ता है। अब ये हमें दो वेरिएबल वाली भी आती हैं, एक्स वाई की रहती है जो लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, क्रैमर रूल है हमारा, जो है सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के लिए। तो क्रैमर रूल लगा रहे हैं हम। आज हम क्रैमर रूल लगाएंगे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे देखो, ये क्रैमर रूल हमारे दो वेरिएबल निकालने तब भी लग सकता है, तीन वेरिएबल निकालना तब भी लग सकता है। यानी कि हमारे पास कितनी भी हमारे क्या हो लीनियर इक्वेशन हो, वहाँ पे हमारा क्या लग सकता है, क्रैमर रूल लग सकता है, उनमें जो वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू निकालने के लिए। तो ये डिटर्मिनेंट थ्योरी पे वर्क करता है। कैसे क्या होता है हम इसमें आगे देखेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक तीन लीनियर इक्वेशन ली, यहाँ पे देख सकते हैं A1x B1y C1z बराबर D1। ऐसे ही दूसरी, ऐसे ही तीसरी। ठीक है। अब ये तीन लीनियर इक्वेशन के लिए हम पहले क्रैमर रूल या क्रैम जो हमारा फॉर्मूला होगा वो निकालेंगे। तो देखो जी, कैसे निकलेगा फॉर्मूला, ये है देखो। सबसे पहले हमने ये तीन इक्वेशन लिखी यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, अब हम यहाँ पे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे डी की वैल्यू निकालेंगे। ये डी होता क्या है, डिटर्मिनेंट को डी कहेंगे। और ये डी जो बनता है, ये हमारा बनता है जो हमारे वेरिएबल हैं, जैसे यहाँ पे एक्स वाई जेड है, इनके जो कोफिशिएंट है उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो डी कहलाएगा। जैसे यहाँ पे पहले वाले उसमें देखते हैं, पहले लीनियर इक्वेशन में एक्स वाई जेड के हमारे कोफिशिएंट क्या है, एक्स का है जैसे A1, वाई का है B1, सी जेड का है C1। तो यहाँ पे जो हमारा डिटर्मिनेंट की पहली रो बनी, हमारी पहली लीनियर इक्वेशन के जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है उनसे बनी। ऐसे ही दूसरी रो दूसरी लीनियर इक्वेशन वालों के तीसरे के कोफिशिएंट से। ठीक। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कुछ इस पे एक्शन लेंगे। जैसे मैंने क्या किया, इस डिटर्मिनेंट में डी का मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं यहाँ पे डी का मल्टीप्लाई करूँगा, तो आप जानते हैं कि हम अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे है ये। ठीक। एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये या तो क्या होगा, किसी एक रो के साथ ही पूरा मल्टीप्लाई हो जाता है, या किसी भी एक कॉलम के साथ हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ये जो एक्स का मल्टीप्लाई किया, ये मैंने किसके साथ किया, पहले कॉलम के साथ किया। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पे इस प्रकार से आया, ये यहाँ पे देख सकते हो, A1x A2x A3x ये करके। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता जी, अब हम क्या करेंगे, इसमें फिर से हम एक्शन लेंगे। जो ये वाली मैट्रिक्स है हमारे पास, ये वाली मैट्रिक्स बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, डिटर्मिनेंट है ये हमारा। इसमें क्या करेंगे, इसमें फिर से क्या एक्शन लेंगे। इसमें हम अब एक्शन लेते हैं कि हम क्या करते हैं इसमें, ये देखो, हम करेंगे जो पहला कॉलम है यहाँ पे, ये देखो पहला कॉलम है जो, उसमें क्या करते हैं, उसमें हम ऐड करते हैं क्या, C2 कॉलम इंटू वाई एंड C3 कॉलम इंटू जेड। पहले मतलब C2 कॉलम को y से मल्टीप्लाई करेंगे, C3 कॉलम को z से मल्टीप्लाई करेंगे, उन्हें C1 में जोड़ देते हैं। ये वाली हम क्या अपनाते हैं, यहाँ पे प्रक्रिया अपनाते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ये एक्स टी क्या आ जाएगा, ये जो हमने बोला था वो करके देखा, तो उसके बाद कुछ इस प्रकार से है। और जो A1x B1y C1z है, ये हमारे पास शुरू में क्या था, यही तो हमारी लीनियर इक्वेशन थी, यहाँ पे देख सकते हो। A1x B1y C1z बराबर क्या था, D1। ऐसे ये बराबर D2, ये बराबर D3। ठीक। तो यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, यहाँ से हमने जो इक्वेशन थी उससे हमने इसकी वैल्यू पुट की। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक्स डी का मान हमारे पास आया। ये आ गया D1, ये आ गया D2, ये आ गया D3। और बाकी जो दूसरा और तीसरा कॉलम है वो अपनी जगह ऐसे ही B1 B2 जो भी है। ठीक। अब यहाँ पे देखो, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालनी है मुझे। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है जी, तो x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करूँगा, मैं x इधर ही रहने दूंगा। ये d कहाँ चला जाएगा, इसके क्या कहाँ चले जाएगा, ऐसे डिनोमिनेटर में चला जाना था। ठीक। d की वैल्यू क्या होती है, d की वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है जी। d की वैल्यू हमने देखा था कोफिशिएंट की, जो मैट्रिक्स थी एक्स वाई जेड के। तो ये A1 B1 C1, ये इसकी वैल्यू रखी, और ये जो हमारे पास पहले था ये हमने रखा। तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं यहाँ पे D1 कहते हैं।
D1 कहते हैं इसको, D1 से डिनोट करते हैं। और जो ये थी ये तो हम D से डिनोट करते ही थे। तो x की वैल्यू यहाँ से हमें पता चल गई कि D1 ओवर D लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक, ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं जी, ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही हम यहाँ पे y की वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे कि y की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, y की वैल्यू भी सेम सेम वही मेथड अपनाना है। तो बार मैंने यहाँ पे दोबारा नहीं किया, वही प्रक्रिया करनी थी, क्योंकि इसमें y की वैल्यू कैसे निकलेगी जी। y की वैल्यू के लिए क्या करना है, जैसे y की वैल्यू निकालनी है अगर मुझे, तो यहाँ पे y की वैल्यू के लिए d2/d हो जाएगा। जैसे वहाँ पे x की वैल्यू के लिए d1 था, तो d2 कैसे निकलेगा, D2 में फिर वही करना है। यहाँ पे जैसे वहाँ पे एक्स डी करके देखा था, यहाँ पे वाई डी करके देखूंगा। फिर वाई वाली टर्म में ये पहला मतलब जो दूसरा कॉलम में रहेगा ये जो वाई वाला रहेगा, फिर उसको ऐसे ही मेथड अपना के पूरा जोड़ फाड़ के जो भी करना है ये एक्शन लेके मैं यहाँ से इस प्रकार से निकालूंगा। तो मेरे पे जो बीच का कॉलम रहेगा जो वाई वाला था, उसमें क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म आ जाएंगी D1 D2 D3, जैसे पिछले वाले में इस वाले में आई थी D1 के लिए। ठीक, और अपॉन में वही D आ जाएगा फिर से। ऐसे ही जेड के लिए निकाला, जेड के लिए क्या हो जाएगा D3/D। D3 में क्या हो जाएगा, जो ये तीसरा कॉलम है इसमें क्या आ जाएगी, तीसरे कॉलम में, इसमें तीसरे कॉलम में आ जाएगा जी। तीसरे कॉलम में हमारा क्या आ जाएगा, इसमें D1 D2 D3 ऐसा करके हमारे पास जो भी आना है ये आ जाएगा। ठीक, अब हमारे पास जेड की भी आ गई, वाई की आ गई, एक्स की वैल्यू पता चल गया हमें। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अब एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल लिया जी हमने यहाँ पे, एग्जांपल ये है जी। ठीक है, एग्जांपल देखो, एग्जाम्पल में देखो भाई, एग्जाम्पल हमने ये लिए, हमने तीन लीनियर इक्वेशन ली, ये देखो पहला दूसरा तीसरा। फिर हमने यहाँ पे सबसे पहले डी निकालना है, तो हमने क्या कहा था, एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट होते हैं, तो 5 7 2 -6 4 1, कुछ नहीं है तो एक, और ये हो गया 4 -3 और 6। इसका जब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आई 419। ऐसे ही डी वन की जो डिटर्मिनेंट होती थी, हमने क्या कहा था, डी वन की डिटर्मिनेंट कहाँ से बनती है कि जो जो ये वाली टर्म है, जो पहली वाली टर्म है इस डिटर्मिनेंट में, यही तो चेंज हो जाती है। एक्स की जो टर्म्स हैं, एक्स की जो कोफिशिएंट है उनकी जगह पे क्या आ जाता है, कांस्टेंट टर्म आ जाती है। तो देखो कांस्टेंट टर्म हमारे पास ये क्या है, कांस्टेंट टर्म ये है 15 19 46। तो यहाँ पे D1 के लिए ये आ गया हमारे पास 15 19 46। ठीक है, इस प्रकार से। और बाकी जो है हमारे पास वही आगे, ऐसे हमने इसको सॉल्व किया तो D1 की वैल्यू इस प्रकार से आ गई हमारे पास। ऐसे ही हम D3 की वैल्यू निकालेंगे, D2 की निकालेंगे। पहले तो D2 की वैल्यू निकाले, तो D2 की वैल्यू देखो भाई, D2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से देखो, यहाँ पे D2 के लिए x के कोफिशिएंट तो वैसे रहते हैं, लेकिन जो y के कोफिशिएंट है उनकी जगह पे कांस्टेंट टर्म आ जाती है। कांस्टेंट टर्म क्या थी, 15 19 46, और वो z की जगह पे अपनी जगह जो भी थे वो ही टर्म आएंगे। और इसकी वैल्यू निकाली हमने सॉल्व करके, तो ये 1676 आई। ऐसे यहाँ पे क्या निकलेगी, यहाँ पे निकलना था D3। D3 की वैल्यू के लिए क्या कहा था हमने, D3 की वैल्यू के लिए होता है जी, D3 की वैल्यू के लिए यहाँ पे क्या होती है, x और y के कोफिशिएंट तो वैसे ही रहेंगे, सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा, x और y के कोफिशिएंट तो वैसे ही रहेंगे, लेकिन z का जो कोफिशिएंट है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, हमारा जेड के कोफिशिएंट की जगह पे कांस्टेंट टर्म आ जाएंगे। इसका भी हमने इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई 2514। अब सारे के सारे हम वैल्यू निकाल दी, डी की वैल्यू निकाल दी, D1 की निकाल दी, D2 की निकाल दी, D3 की निकाल दी। अब हम जानते हैं कि जो x होती है, x की वैल्यू कैसे निकलती है, वो निकलती है कि D1/D करके। तो D1/D किया, D1 की वैल्यू कितनी थी, 1257 निकल रखी थी, और D की वैल्यू 419, यहाँ से हमें x की वैल्यू 3 मिली। ऐसे ही y D2/D, D2 की वैल्यू बाई D, यहाँ पे 4 निकला। y z की वैल्यू कितनी आई, 6 आई। ऐसे D3/D करके, और यहाँ से हम जानते हैं कि x और y और z हमें मिल चुके हैं कि x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 6। तो इस प्रकार से हम क्रेमर रूल लगा के तीन वेरिएबल वाली जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आगे से आपके पास तीन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन आएगी, तो वहाँ पे आप क्रेमर रूल लगा के उसका सॉल्यूशन देख सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली क्या है जी, कि अगर d की वैल्यू जीरो नहीं है, जो डिटर्मिनेंट d है जो कि बटे में है, जैसे हमने क्या कहा था, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कोफिशिएंट हैं जो एक्स वाई जेड के उनके डिटर्मिनेंट्स है जो d, अगर वो जीरो नहीं आता है तब तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे कि यूनिक सॉल्यूशन कहाँ पे मिला, ये पिछले वाले केस में मिला। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें ये यूनिक सॉल्यूशन मिला कि नहीं मिले, एक्स की वैल्यू 3 मिली, वाई की वैल्यू 4 मिली, जेड की वैल्यू 6 मिली। तो ये हमें क्या मिले, यूनिक सॉल्यूशन मिले, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 4, जेड की वैल्यू 6। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर हमारे पास जो ये डी है, जो ये डी है, डी कहाँ से देखा था आपने, ये डी देखो, ये देखो डी, डी क्या होता है, कोफिशिएंट की मैट्रिक्स। अगर यही जीरो आ जाता हमारे पास, सपोज यहाँ पे
थोड़ी देर के लिए मानो कि यहाँ पे ये 419 नहीं आता बल्कि जीरो आ जाता, ठीक। तो उसके बाद हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आती, खुद सोच के देखो। अगर यहाँ पे ये जीरो ही आ जाता हमारा, तो यहाँ पे क्या हो जाता, ये 1257 बटे क्या हो जाता, ये यहाँ पे 1257 बटे क्या हो जाता, जीरो हो जाता। और किसी के भी बटे में जीरो क्या होता है, ये तो क्या हो जाता, अनडिफाइंड हो जाता है। या अनडिफाइंड होता है, या हम कहते हैं इन्फिनाइट हो जाती है, मतलब अनंत वैल्यू आ सकती है, ठीक। ऐसे ही वाई की वैल्यू भी क्या आ जाती, क्योंकि सबके अपॉन में तो डी है ही, जेड की वैल्यू निकालनी तब भी हमारे पास डी डी है अपॉन में, है ना। तो सारे के सारे हमारे पे क्या आ जाते, या तो इन्फिनाइट कहूँ या मैं कहूँ अनडिफाइंड, जो भी कहना चाहूँ, ठीक। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि अगर मेरे पे डी की वैल्यू ही जीरो आ जाती है शुरू में सॉल्व करने पे, तो या तो हमारे जो एक्स वाई जेड हैं उनकी वैल्यू बहुत सारी हैं, मतलब यूनिक वैल्यू नहीं है, बहुत सारी वैल्यू है। या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि उसमें क्या हो सकता है कि उसकी वैल्यू ही ना निकले, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है उसकी वैल्यू ही ना निकले, ठीक। अनडिफाइंड भी हो सकता है, ठीक। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं जी कि क्रैमर रूल यहाँ पे फॉलो नहीं होता है। मतलब कहने का अर्थ है कि क्रैमर रूल फॉलो तो होगा, लेकिन यहाँ पे फॉलो इसलिए नहीं हो रहा है कि हम वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, यूनिक वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो क्रैमर रूल की यहाँ पे एक थोड़ा लिमिटेशन लग गई कि हम यहाँ पे प्रॉपर वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे जब यहाँ पे डी की मान जीरो ही आ जाए। वैसे भी यूनिक वैल्यू तो होती नहीं है उसकी, तो निकलेगी भी कहाँ से, ठीक। अब देखते हैं, अब यहाँ पे हमने तीन वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन तो देख ली। अब जब जो सबसे ज़्यादा हमारे मतलब डे टू डे लाइफ में या हमारे जब भी देखा होगा आपने इस टाइप की इक्वेशन, तो मतलब दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन तो आती ही आती हैं, चाहे कुछ भी बोलो, ठीक। दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन इस प्रकार से लिख दी हमने, a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। क्या इसमें भी क्रैमर रूल लगा के सॉल्व कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं जी, क्रैमर रूल लगा के सॉल्व। और कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले जैसे हमने वहाँ डी निकाला था, यहाँ भी डी निकालेंगे। डी क्या था, वहाँ एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट थे उनकी जो डिटर्मिनेंट बन रही थी वो थी, तो यहाँ पे भी एक्स और वाई दो ही हैं यहाँ पे, तो उनके जो कोफिशिएंट होंगे उनकी जो डिटर्मिनेंट बनेगी, एक्स का कोफिशिएंट है a1, वाई का कोफिशिएंट है b1, ऐसे ही a2, b2, ये हमारे कोफिशिएंट की डिटर्मिनेंट बन गई। अब यहाँ पे भी वही प्रोसेस अपनाता हूँ, क्या करता हूँ, पहले एक्स का मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस डी के साथ, और पहले वाले जो हमारा कॉलम है उसके साथ में मैंने क्या किया, ये एक्स का मल्टीप्लाई किया, ये एक्स का मल्टीप्लाई मैंने पहले वाले कॉलम के साथ किया, ठीक है। यहाँ पे देखो, हाँ, तो a1x, a2x और b1 b2 अपनी जगह ज्यों का त्यों आ गया, ठीक। अब इसके बाद फिर से यहाँ पे एक एक्शन लिया मैंने इस कॉलम वन पे मैंने क्या एक्शन लिया जी, मैंने क्या इस कॉलम वन पे मैंने क्या किया, c1 प्लस c2 जो कॉलम है उसके साथ वाई का मल्टीप्लाई करके c1 में ऐड कर दिया। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे ये आया ये b1 b2 अपनी जगह। और जो ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म, यही तो a1x प्लस b1y बराबर c1 थी हमारी लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ से हमने सीधे सीधे उसकी वैल्यू रख दी जो हमारे पास इक्वेशन में है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये इक्वेशन में ये देखो, a1x b1y बराबर c1 है और ये c2 है। तो यहाँ पे मैंने उन्हीं की वैल्यू रख दी। तो इस प्रकार से ये हमारे क्या है, या dx की वैल्यू आ गई। अब dx की वैल्यू आ गई तो उसके बाद मैं यहाँ पे से क्या निकाल सकता हूँ, x निकाल सकता हूँ। x क्या हो जाएगा कि d अपॉन में चला जाएगा इस वाले के, ठीक। तो यहाँ पे ये इस प्रकार से हमारे पास ये आ गया, और इसको हम क्या कहते हैं, d1 कहते हैं। जो ये ऊपर वाली टर्म है हम इसे क्या कह देते हैं, d1 कह देते हैं। ऐसे ही y की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, d2 बाई डी। अगर मुझे इसका मतलब मान लिखना है तो कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको, d2 को, यहाँ पे जैसे कांस्टेंट टर्म x वाले कोफिशिएंट के लिए आई थी, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म x वाला कोफिशिएंट अपनी जगह आएगा, कांस्टेंट वाली टर्म d2 में कहाँ आएगी, y वाले कोफिशिएंट के लिए, यानी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आएगी c1 c2 ओवर डी तो अपनी जगह है a1 a2 b1 b2 इस प्रकार से, ठीक। तो अब हम देखते हैं कि हम ये आगे जो सॉल्व करेंगे, मतलब जब हम क्वेश्चन में लगाते हैं तो किस प्रकार से लगाते हैं। जैसे ही हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे आप ये क्वेश्चन देख सकते हो जी, ये क्वेश्चन है जी x प्लस वाई बराबर -1, 8x प्लस 3y बराबर क्या है, 2 है। तो सबसे पहले यहाँ पे d निकाला, d यानी कि इनके एक्स वाई के कोफिशिएंट की जो डिटर्मिनेंट बनेगी। तो यहाँ पे क्या है, इसका कोफिशिएंट 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 8, यहाँ पे 3। अब ये इसको सॉल्व किया तो ये 3 माइनस 8 कितना आया, -5 आया। ऐसे ही d1 निकालना है। d1 हमने क्या कहा था कि जो ये x के टर्म है इनकी जगह पे जो ये कांस्टेंट है ये घुस जाएंगे, तो -1 2 आ गए, और बाकी ये y की टर्म y के कोफिशिएंट अपनी जगह ऐसे ही। तो इसको सॉल्व करके भी कितना है, माइनस। ऐसे ही d2
D2 की वैल्यू में हमने क्या कहा था, D2 की वैल्यू में हमने क्या कहा था कि जो हमारा वही वाली टर्म है, यहाँ पे कांस्टेंट घुस जाएंगे, ये घुस गए यहाँ पे, ये कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ पे। और बाकी जो हमारे आगे के टर्म है मतलब एक्स वाले, वो अपनी जगह है, उनको सॉल्व किया हमने। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आई, 10 आई, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास डी भी निकल चुका है, D1 भी निकल चुका है, और D2 भी निकल चुका है। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू मुझे पता है, अभी मैंने देखा था, x की वैल्यू क्या होती है, D1/D होती है। x की वैल्यू होती है D1/D। तो D1 कितना है, -5, D कितना है, -5, तो ये x की वैल्यू कितना आई, 1 आई। और y की वैल्यू कितनी आएगी, D2/D, D2 कितना है, 10 बटे D की वैल्यू कितनी है, -5, तो ये कितना आया, -2। तो x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई -2। और मैं यहाँ पे इसको मतलब देखना है कि सही आई है नहीं आई है, तो आप यहाँ पे रख के भी देख सकते हो इसको, ये है कि नहीं है। तो यहाँ पे रख लो, x की वैल्यू कितनी बोली थी हमने, x की वैल्यू आई थी जी 1, x की वैल्यू आई थी 1, y की वैल्यू आई थी -2। तो वैल्यू रखी इस वाली इक्वेशन में, तो 1 - 2 कितना था, -1। तो आया नहीं आया, इसमें भी रख के देखो ऐसे ही। एक्स की वैल्यू 1 आई थी, तो 8 एकम 8। और यहाँ पे वाई की वैल्यू -1 आई, -2 आई थी, सॉरी। तो -2 गुणा गया 3, कितना हो गया, -6, 8 में से 6 गया 2, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये भी पूरा का पूरा जो इक्वेशन हो रही है मतलब फुलफिल हो रही है, कुल मिला के हमारी वैल्यू सही आई है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि क्रैमर रूल लगा के हम कितने भी जो हमारी वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन होंगी उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे भी आपको इसी प्रकार की वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।